हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है और साइट ऑफ अकरेंस, ये ट्रांसलेशन कहाँ होती है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन ट्रांसलेशंस लाइक एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, कोडॉन क्या होता है, और ट्रांसलेशन फैक्टर्स जो कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेशन फैक्टर्स पाए जाते हैं। इनिशिएशन के लिए अलग फैक्टर्स होते हैं, एलोकेशन के लिए अलग फैक्टर्स होते हैं और टर्मिनेशन के लिए अलग फैक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं जस्ट आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ट्रांसलेशन को समझना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखे, मतलब मैकेनिज्म जब मैं एंड में बताऊंगा तो मैकेनिज्म कंप्लीट देखे। जब आप मैकेनिज्म देख लोगे तभी आप ये पूरी चीज जो है इजीली फील कर पाओगे और आई गारंटीड कि आपको 100% समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे एक डीएनए आपको मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया हुआ है और न्यूक्लियस के बाहर ये पूरा क्या है, साइटोसोल है। हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो है डीएनए, जो कि क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। और ये डीएनए जब एमआरएनए में बनता है इसको बोलते हैं प्री एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये प्री एमआरएनए में क्या होता है, इसके 5 प्राइम एंड पे कैपिंग आती है, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल आती है और बीच में जो इंट्रॉन्स होते हैं मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है वो रिमूव हो जाती है बाय स्प्लाइसिंग। और ये पूरा जो है वो सारी एक्सॉन की बनी होती है, ओनली प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है। तो ये प्री एमआरएनए से क्या हो गया, प्रोसेस एमआरएनए। फिर ये एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोसोल में आता है और यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इट मींस जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए के पास आती है और फिर ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन के पास जाती है। तो हमने यहाँ तक तो पूरा स्टडी कर दिया है, एमआरएनए कैसे प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, रेप्लिकेशन कैसे होती है। हमारा आज का टॉपिक है कि ये प्रोटीन कैसे बनाता है। अब देखते हैं हम डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन ट्रांसलेशंस। ये देखो मैंने आपको एमआरएनए दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये इसका 5 प्राइम कैप है और ये इसका 3 प्राइम टेल है। यहाँ देखो इसकी एक स्टार्ट सीक्वेंस है GCC, GCC, AUG और G। ये AUG को हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन और यहाँ पे इसकी होती है स्टॉप कोडॉन, जैसे कि आपका UAA, UGA, UAG है ना, कुछ भी होता है तीन में से। वहां पे इसके बीच के रीजन को बोलते हैं हम ओपन रीडिंग फ्रेम और कोडिंग रीजन ऑफ सिस्टोन। यूकैरियोटिक एमआरएनए के पास एक ही रीजन होता है सिस्टोन का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक। और इसकी लाइफ स्पेन होती है 1 हार की, तो 1 हार में जो है पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट करता है। और स्टूडेंट इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम कोजैक सीक्वेंस। यूकैरियोटिक केस में ये एमआरएनए को आइडेंटिफाई करने का एक मतलब तरीका है कि जिसका कोजैक सीक्वेंस होगी वो यूकैरियोटिक एमआरएनए होगा। और जो यहाँ से यहाँ तक की सीक्वेंस है इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब जो ट्रांसलेशन के लिए यूजफुल नहीं होता है ना। अब देखो उसके बाद है टीआरएनए। ये टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप होता है, यहाँ पे सीक्वेंस पाई जाती है जो कि इसके साथ कोड करेगी और डिफरेंट एमिनो एसिड्स यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे 3 प्राइम एंड पे। 3 प्राइम एंड पे C और A फ्री होता है और A के पास 2 प्राइम OH ग्रुप फ्री होता है। इसके साथ डिफरेंट एमिनो एसिड बाइंड होते हैं और ये टीआरएनए एमिनो एसिड लाता है और एमआरएनए के पास बाइंड करा देता है। उसके बाद आया आरआरएनए। यहाँ पे यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, ये फर्दर 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है लाइक 60S, 40S। ये फर्दर डिफरेंट सब यूनिट से बना होता है लाइक 5S, 5.8, 28, 16S। उसके बाद आया कोडॉन। कोडॉन एक ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है लाइक AUG। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड से बना हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। और जो एक कोडॉन है एक एमिनो एसिड को कोड करता है। उसके बाद आया ट्रांसलेशन फैक्टर्स। तो डिफरेंट फैक्टर्स यूज होते हैं, इनिशिएशन में अलग, एलोकेशन में अलग और टर्मिनेशन में अलग। तो अब देखते हैं हम मैकेनिज्म। इनिशिएशन। स्टूडेंट्स, साइटोसोल में इस तरह से राइबोसोम्स के यूनिट पड़े होते हैं, मानो कि ये पूरा कोड क्या है,
सेल का साइटोसोल है। और यहाँ पे एक लार्ज सब यूनिट है आरएनए का और एक स्मॉल सब यूनिट है दैट इज 60s और 40s। लार्ज के पास ए साइड होती है यहाँ पे और पी साइड होती है। ए मतलब कि एमिनो एसाइल टीआरएनए साइड, एमिनो एसिड्स आएगा सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफर होगा पेप्टिडल साइड्स पे और यहाँ पे पेप्टाइड सिंथेसिस करेगा मतलब कि पॉलीपेप्टाइड, इसको हम अल्टीमेटली प्रोटीन बोलते हैं। अब ये कैसे करता है, हमने यहाँ से यहाँ पहुंचना है। यहाँ देखो दिखाया हुआ मैंने आपको, इस तरह से टीआरएनए पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, इस तरह एमिनो एसिड को लाएगा, बहुत सारे एमिनो एसिड बाइंड हो गए और एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ कैसे पूछे तो हमें डिटेल में देखना है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनो। आप मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप हर एक चीज समझ पाओगे, क्योंकि मैंने डायग्रामेटिकली और सिस्टमेटिकली बढ़िया से दिखाने की कोशिश की है। देखो सबसे पहले यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6, 3 और 1 आएंगे और स्पेशली जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो इन दो सब यूनिट को डिसोशिएट करते हैं, अलग करता है। देखो फिर इनके साथ बाइंड हो गया, देखो 3 यहाँ पे बाइंड हो गया, 1 ने क्या किया इस ए साइड को ब्लॉक कर दिया और 3 थोड़ा साइड में बाइंड हो गया और जो 6 है वो लार्ज सब यूनिट के साथ बाइंड हो गया। मैं आपको 1 2 6 इस तरह बताऊंगा, आप समझ आना कि पूरी बात बोल रहा हूं मैं कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 इस तरह से है ना। फिर क्या होगा, जैसे ये डिसोशिएट हो गया, ये स्मॉल सब यूनिट है, साइटोसोल में क्या होगा कि एक आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, वो क्या करेगा पहले यहाँ पे टीआरएनए होगा और टीआरएनए वो चार्ज टीआरएनए बन जाएगा, मतलब कि उसके 3 प्राइम एंड पे मिथ्योनिन बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एमआरएनए का इनिशिएशन कोडोन जो है एयूजी है और एयूजी कोड करता है मिथ्योनिन के लिए। इस प्रोसेस को करने के लिए 2 जीटीपी मॉलिक्यूल का यूज होता है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कितने जीटीपी मॉलिक्यूल का यूज होता है पहली बार टीआरएनए को चार्ज करने के लिए। 2 जीटीपी मॉलिक्यूल का यूज होता है और ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। टर्नरी क्यों, एक हो गया यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 1, जीटीपी 2, टीआरएनए 3, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाता है। देखो पी साइड में यहाँ पे टीआरएनए बाइंड हो गया है ना, ये ए साइड पे बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि ए साइड को ब्लॉक किया हुआ है इनिशिएशन फैक्टर 1 ने, इसलिए यहाँ पे बाइंड हो गया। इसने बनाया 43s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 40s पहले ही था, यहाँ से आया टर्नरी कॉम्प्लेक्स, फिर बन गया 43s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखना यहाँ पे बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे एक एमआरएनए आपको दिख रहा होगा, ये एमआरएनए की 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है, बीच में ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है। अब क्या होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4f कॉम्प्लेक्स इसके साथ बाइंड होता है। तो ये 4f कॉम्प्लेक्स है, ये बना होता है 4G 4A और 4E से। 4E कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, देखो यहाँ देखो ये कैप के साथ बाइंड हो गई इस तरह से 4E। और जो आपका 4A है इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है, मतलब कि अगर हमारे पास ये कैप है और इस तरह से ये सेकेंडरी लूप बनाए इस तरह से, तो आपका ये 4A प्रोटीन आएगी और इन लूप को यहाँ से कट कर देगी, ओपन कर देगी हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू इस तरह से। देखो ये बन गया फिर से स्टार्ट कोडॉन, ये बन गया स्टॉप कोडॉन, इस तरह से करेगा ये 4A अपनी एक्टिविटी। और जो 4G है इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन, मतलब कि ये बहुत सारे प्रोटीन को अपने साथ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि देखो 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन लगी होती है विच इज कॉल्ड PABP। ये जो 4G है ये इसको अपने साथ बाइंड कराता है और ये एमआरएनए कैसे हो जाता है, सर्कुलराइज्ड। देखो यहाँ पे कैसा हो गया, सर्कुलराइज्ड हो गया, 4G और 4ABP बाइंड हो गया। जो ये सर्कुलराइजेशन ऑफ एमआरएनए है ये ट्रांसलेशन के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और बाकी कुछ नहीं करता। अब देखो जो ये 4B है ये 4A की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, मतलब हेलिकेज एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सेकंड ये पूरे एमआरएनए कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बाइंड करता है 43s
इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ इस mRNA को देखो यहाँ पे कहाँ बाइंड करेगा, सबसे पहले यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, 5 प्राइम एंड पे जाएगा, ये पूरा यूनिट 5 प्राइम एंड पे लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, स्कैनिंग होगी, स्लाइडिंग होगी, मतलब कि 5 प्राइम से आगे चलता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा। कब तक स्लाइड करेगा, जब तक इसको अपना स्टार्ट कोडॉन नहीं मिल जाए AUG, तब तक ये स्लाइड करेगा। स्लाइड और स्कैनिंग किसके थ्रू करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A के थ्रू ये स्कैनिंग करता है। देखो स्कैनिंग की और इसको mRNA को अपना मतलब AUG कोडॉन जो है वो tRNA के साथ बाइंड हो गया, इसके साथ जैसे ही बाइंड हो गया वहां पे स्लाइड करना ये बंद कर देगा, है ना। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर F5 है उसके पास GTPase एक्टिविटी होती है हाइड्रोलिसिस करने के लिए, बट ये सफिशिएंट एक्टिविटी नहीं होती है हाइड्रोलिसिस के लिए, इसलिए इसको प्रमोट करता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, वो प्रमोट करता है और ये हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब कि इस फैक्टर को भी रिमूव कर देगा, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देगा। देखो इस तरह से इनको रिमूव कर देगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, इनको रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर F5V ये रिक्रूट करेगा लार्ज सब यूनिट ऑफ rRNA दैट इज 60S, इसको ये रिक्रूट करेगा इसके ऊपर। देखो ये वाला स्मॉल सब यूनिट है 40S और ये इसका mRNA है, यहाँ पे देख पा रहोगे, इसके ऊपर जो यहाँ पे प्रोटीन लगी थी, ये वाली प्रोटीन कहाँ गई, वो ये वाली प्रोटीन ये रिमूव हो गई हाइड्रोलिसिस के थ्रू, और जैसे ही लार्ज सब यूनिट आया सारी प्रोटीन यहाँ से डिसोशिएट हो गई और आपका ये लार्ज सब यूनिट है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे एक्चुअल में बना है इसने 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इस तरह से इनिशिएशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब होगी यहाँ पे एलोंगेशन, डिफरेंट टाइप के एलोंगेशन फैक्टर आएंगे, बहुत सारे tRNA यहाँ पे आएंगे और यहाँ से एलोंगेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एलोंगेशन के लिए यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा और 1 बीटा का एक कॉम्प्लेक्स होता है, और जब एलोंगेशन होती है तो यहाँ से 1 बीटा रिलीज आउट हो जाता है और 1 अल्फा GTP के साथ बाउंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि जो साइटोसोल में tRNA होगा उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा। जैसे मान लो ये tRNA साइटोसोल में था, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गया, फर्दर ये GTP में कन्वर्ट हो जाएगा और GTP रिलीज हो जाएगा, 1 बीटा वापिस इसके साथ बाउंड हो जाएगा और वापिस एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ताकि दूसरा सेम इसमें प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा नेक्स्ट एलोंगेशन स्टेप के लिए। तो भी आप ये देखो यहाँ पे A साइट खाली है और A साइट खाली है, जो कोडॉन यहाँ पे mRNA का आया होगा, मानो कि यहाँ पे अगर आगे स्लाइड करके GUG कोडॉन आया हुआ है तो इस GUG के अकॉर्डिंग ही tRNA ने एमिनो एसिड जो है वो कैप्चर किया हुआ है और ये GTP यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा इसको लाएगा और यहाँ पे रख देगा A साइट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बैठी होगी, वो क्या करेगी कि इस वाले एमिनो एसिड्स के tRNA को यहाँ से कट कर देगी और इसको यहाँ पे इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसाइज कर देगा। 2 एमिनो एसिड यहाँ पे बन गए, इन्होंने वापस में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। फिर फर्दर एलोंगेशन होगी, सेम यही प्रोसेस चलेगा यहाँ पे ऐसे, और जब ये स्लाइड करेगा आगे, मानो यहाँ पे GUC आया हुआ है आगे आपका कोडॉन, तो उस तरह से tRNA यहाँ पे इसके एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एमिनो एसिड को कैप्चर करेगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इस tRNA को लाएगा और यहाँ पे पुट करेगा और फिर से यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम लगी होगी, वो इसको यहाँ से क्लीव करेगी और इसके साथ यहाँ पे इस तरह से बाइंड कर देगी और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज कर देगी। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस हो जाएगी। ये हो गया एलोंगेशन। अब आई बारी टर्मिनेशन की। स्टूडेंट्स टर्मिनेशन कब होगा, जब ये आगे स्लाइड कर रहा है mRNA, एक टाइम पे हो सकता है कि इसके पास एक
स्टॉप कोडॉन आ जाए, लाइक यूएजी या यूजीए या यूएएआई, कुछ भी तीन में से एक स्टॉप कोडॉन आएगा, तो हमें पता है कि इस स्टॉप कोडॉन के लिए टीआरएनए के पास कोई भी एमिनो एसिड साइटोसोल में प्रेजेंट नहीं है जो इसको यहाँ तक ला सके। ये जब यहाँ पे आपका एमिनो एसिड नहीं आएगा, टीआरएनए नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली जो आपका ये जैसे रिलीजिंग फैक्टर्स है, रिलीजिंग फैक्टर RF1 वो रिकॉग्नाइज कर देंगे कि अब वहाँ पे यूएजी फंस गया है और आगे एलोकेशन नहीं हो पा रही है, तो ये रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये तो एक ट्रांसलेशन कोडॉन है, अब यहाँ से एलोकेशन नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देगा और इस पेप्टाइड को यहाँ पे अलग कर देगा इस तरह से, और कंप्लीट एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। हमारा जो अल्टीमेट गोल था प्रोटीन बनाने का, वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई है। फिर से यहाँ पे कुछ रिलीजिंग फैक्टर 3 भी है जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है, साइंटिस्ट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि RF3 का फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट इस तरह से एलोकेशन होती है और टर्मिनेशन होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ी तो एज इट एज जो है वो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन भी है, वैसे ही वैसे, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थोड़ा एलोकेशन फैक्टर अलग है और टर्मिनेशन फैक्टर अलग है, बाकी जो मैकेनिज्म है वो एज इट एज है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि पहले आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन भी स्टडी करिएगा, उसके बाद एक बार ये वीडियो भी देख लेना। मैं आपको बोलता हूँ प्रोकैरियोटिक से आपके जो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और वहां पे भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे फुली क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। आपको एक ही बार वीडियो देखनी पड़ेगी, दोबारा कभी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। और हाँ, अगर आपका कोई इससे क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।